वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की मूवी ट्विस्ट से भरपूर भरी पड़ी है और ऐसी ट्विस्ट से भरपूर मूवी का हम आपको जरा भी इंट्रो नहीं देना चाहते। तो आज आइए स्वागत आपका इस क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी में जिसका नाम है हार्ट बैकएंड। तो मूवी की शुरुआत में मीरा नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है। वो एक कमरे के अंदर झांकती है जहां पर युवान नाम की एक सिंगर अपना मेकअप कर रही है। मीरा अपना नाम बताती है तो युवान कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ, अंदर आ जाओ। मीरा भी उसके पास जाकर वहां बैठ जाती है तो पूछती है वो तुम्हारे पापा नहीं आए क्या। मीरा कहती है वो अपने ऑफिस मीटिंग में है। वैसे मीरा के पिता का नाम है बेंजामिन और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बेंजामिन का कैरेक्टर कुछ ऐसा है दोस्तों कि अगर वो किसी से नफरत करने लगे तो उन्हें खत्म ही कर डालता है। खैर अभी वो अपने किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करके मीरा और यूना से मिलने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिल गया, आखिर हम सब एक परिवार जो बनने वाले हैं। असल में बेंजामिन की पहली वाइफ यानी मीरा की माँ का देहांत हो चुका था और अब बेंजामिन दोस्तों यूना से शादी करना चाहता है। इसीलिए उसने ये मीटिंग अरेंज की थी ताकि यूना मीरा के बारे में जान सके। यूना के हाथ में एक बुक को देखकर मीरा पूछती है कि ये आपको कैसे मिला। बेंजामिन कहता है कि मैंने उसको दिया था क्योंकि इसमें तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पसंद नापसंद सारी चीजों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है और साथ ही तुम्हारी बचपन की फोटोज भी चिपका के रखी हुई है। और फिर मेरी और यूना की शादी के बाद वही तो तुम्हारी माँ होगी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें समझने में ये बुक उसकी मदद कर लेगा। मीरा रोते हुए कहती है कि सिर्फ ये बुक पढ़ने से कोई मेरी सगी माँ तो नहीं बन सकती ना। और बेंजामिन इस पर चुप रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता। यहाँ से सीधे 1 साल के बाद का सीन दिखाते हैं कि बेंजामिन यूना के साथ बहुत ही मस्त वक्त बिता रहा है। उसे बहुत ही कीमती डायमंड वॉच गिफ्ट करता है वो, जिसको पाकर यूना की खुशी का ठिकाना नहीं होता। मतलब सब बढ़िया चल रहा होता है तो दूसरी ओर मीरा किसी क्लब में मस्त एंजॉय कर रही होती है। उसके तो फ्रेंड्स भी साथ में होते हैं। तो उसके फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें यूना किसी और आदमी के साथ क्लोज है। वो मीरा को वीडियो दिखाते हैं तो वो चौंक जाती है और तुरंत यूना को मैसेज करती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ तुरंत, कहकर वो इस क्लब का लोकेशन भेजती है। अब यूना भी उस मैसेज को देखकर बेंजामिन से कहती है मीरा मुझसे मिलना चाहती है। बेंजामिन कहता है अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम दोनों की नहीं बनेगी तो क्या होगा, और वो खुद तुमसे मिलना चाहती है तो जरूर तुम्हें जाना होगा। लगता है वो तुम्हें समझने की कोशिश कर रही है, जाकर उससे मिलो और अच्छे से बात करो, फिर देखना हम बहुत ही जल्द एक हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे। तो यूना भी उस क्लब में जाती है। वहाँ मीरा दोस्तों हद से ज्यादा शराब पीने के बाद काफी नशे में होती है। वहाँ इन दोनों के बीच क्या बातें हुई ये तो फिलहाल नहीं दिखाया जाता। तो अगले सीन में मीरा और यूना के घर के पार्किंग लॉट में खड़ी दिखती है। एंड अगेन यहाँ पर भी क्या हुआ यह हमें नहीं पता चलता। फिर अचानक से सड़क पर जिगजैग जाती हुई एक कार को दिखाते हैं जो हर दूसरी गाड़ी से टकराती हुई आगे बढ़ रही होती है। अब ऐसे कौन गाड़ी चला रहा है ये भी फिलहाल नहीं दिखाया जाता। यहाँ से सीधे कुछ सरकारी लॉयर्स को दिखाते हैं जो कि रात के 2:30 बजे शराब पी रहे होते हैं। तब टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आता है कि फेमस सिंगर यूना अपने घर के पार्किंग लॉट में मरी पड़ी थी। वहाँ पर बैठा एक सरकारी लॉयर जिसका नाम है किम, वो तुरंत क्राइम स्पॉट के लिए निकल जाता है। दरअसल यूना और बेंजामिन की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन बेंजामिन तो उसको अपनी वाइफ ही बताता है। इतना ही नहीं, पहले से बेंजामिन पर कई केसेस चल रहे थे और उसके खिलाफ लड़ रहा था ये सरकारी लॉयर किम, लेकिन उसे बेंजामिन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। इसीलिए अब उसको लगता है कि शायद इसी केस में उसको बेंजामिन के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, इसीलिए वो इतनी जल्दी वहां पर जा रहा है। तो वहां पर दोस्तों पार्किंग लॉट की एक दीवार पर कील होता है जिसके आसपास खून के धब्बे लगे होते हैं। और तो और सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी जल चुका था। वो समझ आते हैं कि जरूर किसी ने पक्की प्लानिंग के साथ इस कत्ल को अंजाम दिया है। बिना सीसीटीवी फुटेज के कैसे पता लगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों किम वो तुरंत पार्किंग लॉट में कुछ कार्ड्स को चेक करता है जिनमें डैश कैम जरूर होगा क्योंकि वो सारे लग्जरी कार्स थे। तो अगले दिन पुलिस उस कार का पता लगा लेती है जो कल रात सड़क पर आती जाती गाड़ियों से टकराती हुई आगे बढ़ रही थी। उस कार को चला रही थी मीरा दोस्तों, इसीलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर बेंजामिन उससे मिलने आता है और कहता है बेटा मैं किसी भी हालत में तुम्हें बचा लूंगा, तुम बस मुझे सच सच बताओ कि कल रात तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच यानी यूना के बीच क्या हुआ था। मीरा कहती है कल रात मैंने खूब पी रखी थी पापा, और आप उस रात की खातिर मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं बताओ। अब बेंजामिन की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। यूना का फ्यूनरल होता है और उसे खोकर बेंजामिन बहुत उदास होता है। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि यूना को आखिरी मैसेज मीरा के फोन से आया था और उसी ने यूना को क्लब में बुलाया था। इसलिए अब मीरा पर शक करने की गुंजाइश बढ़ जाती है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। और यहाँ बेंजामिन अपनी कंपनी के टॉप लोगों से अपनी बेटी के केस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि उसे इस केस में कैसे बचाया जाए, क्या तरकीबें निकाली जाए। तभी बेंजामिन का ड्राइवर उसको मीरा का लैपटॉप दिखाता है जिसमें गेम होता है। उस गेम में 2 कैरेक्टर्स हैं, एक तो यूना की तरह दिखती है और दूसरी मीरा की तरह। अब देखिए दोस्तों मीरा को यूना अच्छी नहीं लगती थी तो उस गेम में मीरा यूना का कत्ल कर देती है। तो कंपनी के लोग तो कहते हैं कि अरे अगर ये गेम लीक हो गया तो कोर्ट में तो फैसला ये हो जाएगा कि मीरा ने ही कत्ल किया है, हमें तो इस वीडियो को मिटा देना चाहिए। लेकिन बेंजामिन कहता है नहीं, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लीक करवा दो। और वो चौंक जाते हैं कि अरे आपकी बेटी का क्या होगा फिर। बेंजामिन कहता है कि उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ, इसी बहाने हमारी कंपनी का शेयर वैल्यू बढ़ जाएगा।
बेटी जेल में है लेकिन बाप को बस दोस्तों अपने बिजनेस की पड़ी हुई। बताओ, अगर यहाँ बेंजामिन चाहता तो अपनी बेटी का केस लड़ने के लिए साउथ कोरिया के टॉप लॉयर्स को हायर कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करता वो, बल्कि लीशा नाम की एक लॉयर को हायर करता है। लीशा को उतना काम तो नहीं मिलता और उसे पैसों की बहुत ही तंगी होती है, लेकिन वो है एक बहुत ही नेक और ईमानदार। वो तुरंत जेल में जाकर मीरा से मिलती है और पूछती है कि साफ साफ बताओ उस रात क्या हुआ था। मीरा कहती, देखो उस रात मैंने यूना को मैसेज तो किया था कि क्लब में आ जाओ, पर मैंने बहुत पी रखी थी और मुझे याद भी नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। अब दोस्तों लीशा बेंजामिन से मिलती है तो वो पूछता है कि क्या आपको मेरी बेटी की बात पर विश्वास है। लीशा कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे तो वो एक इनोसेंट स्कूल स्टूडेंट लगती है, उसने यूना का कत्ल नहीं, मुझे नहीं लगता उसने किया होगा। बेंजामिन कहता है कि शायद आप नहीं जानते कि वो यूना से कितना नफरत करती थी। पिछले 1 साल में मीरा ने मुझसे सिर्फ 2 या 3 शब्द ही बोले होंगे, क्योंकि मैं यूना से शादी करने की सोच रहा था ना, इसीलिए उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। और तो और वो हमेशा उस क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ शराब पीकर वहीं पड़ी रहती थी। खैर अब आप मीरा की लॉयर हैं तो आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। फिर वो मीडिया को बताता है कि मेरी बेटी कातिल नहीं है और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए मैंने एक काबिल लॉयर को हायर किया है। ये कहकर वो लीशा की ओर इशारा करता है। लीशा भी कहती है, इस केस की तह तक पहुंचकर सच पता लगाना ही मेरा इकलौता मकसद है अब। दूसरी ओर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग एक सिमुलेशन के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्किंग लॉट में यूना की मौत किस तरह हुई होगी, मतलब सारी वो प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो सिमुलेशन में दिखाया जाता है कि यूना एक साइड में खड़ी हुई होगी और तब कार ने उसको टक्कर मारी होगी, जिसके इम्पैक्ट से यूना जोर से दीवार से टकराई, और क्योंकि उस दीवार पर एक बड़ा कील था वो यूना के सर में घुसा, जिसकी वजह से बहुत सारा खून बहा और यूना वहीं पर मर गई। ये महज फिलहाल एक प्रोबेबिलिटी है। यहाँ बेंजामिन का ड्राइवर एक दुकान पर जाकर उसके शटर को खोलने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो शटर को टच करता है ना, तो शटर पर सेट किया हुआ सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और दुकान का सिक्योरिटी कैमरा ऑन, और उस कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग को कोई अपने फोन पे देख रहा होता है। अब ड्राइवर भी रियलाइज कर लेता है कि कोई मुझे पक्का देख रहा है। फिर बेंजामिन ड्राइवर को कॉल करके पूछता है कि तुमने उसका पता लगाया या फिर नहीं। ड्राइवर कहते हैं, नहीं, पर वो कहीं मुझे देख रहा है। अब ये लोग दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं ये फिलहाल सस्पेंस है। अगले दिन की बात है, कोर्ट में मीरा के केस की सुनवाई शुरू होती है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर किम मीरा से सवाल करता है कि उस रात क्या हुआ था। मीरा कहती है, मैं पुलिस को भी बता चुकी हूँ कि उस रात मैं शराब के नशे में थी, मुझे बस इतना याद है कि मैंने यूना को मैसेज किया था, उसके बाद की कोई भी बात मुझे याद नहीं है। शराब पीने से मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। किम कहता है कि अच्छा, तुम भूल गई हो या फिर भूलने को कहा था किसी ने। फिर डिफेंस काउंसिल लीशा मीरा से सवाल करती है कि उस रात तुमने कितनी शराब पी होगी बताओ। मीरा कहती है, कितनी, मतलब बहुत ज्यादा पी रखी थी। अच्छा, उतनी शराब पीने के बाद क्या तुम अपनी कार खुद को ड्राइव कर रही थी? हाँ, जब भी मैं बहुत पी लेती थी तो यूजुअली हमारा ड्राइवर मुझे पिकअप करने आता था, मतलब मुझे याद ही नहीं है कि गाड़ी मैं चला रही थी या फिर ड्राइवर। देखो मैं कह चुकी हूँ ना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब इस पर लीशा जज से कहती है कि देखा योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के पास ऐसा कोई ठोस सबूत है ही नहीं जिसके बल पर मीरा को कातिल साबित किया जा सके। बस एक छोटा सा क्लू है कि मीरा ने यूना को एक मैसेज भेजा था कि मुझसे मिलो, इतना सा ही मैसेज, और इस छोटे से मैसेज के आधार पर हम ये फैसला तो नहीं कर सकते कि मीरा ने यूना का कत्ल किया होगा, राइट। अब इस पर कोर्ट में बैठे सभी लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि शायद ये भी पॉसिबल है कि मीरा ने कत्ल नहीं किया होगा। इसके बाद किम और उसकी टीम डिस्कशन में लगे होते हैं कि मीरा को यूना से नफरत थी, मतलब उसी ने कत्ल किया होगा, लेकिन सिर्फ नफरत की वजह से कोई किसी का कत्ल करेगा ये बात कोर्ट नहीं मानने वाला। हमें सही कारण का पता लगाना होगा। और तब वो सोचते हैं कि क्लब में क्या हुआ होगा उस समय। वो गेस करते हैं अपने में कि मीरा ने यूना को क्लब में आने को कहा और यूना भी वहां पर गई। उसके बाद उन दोनों के बीच कोई बात हुई होगी जो फिलहाल हम नहीं जानते। उसके बाद यूना अपने घर आ गई, लेकिन मीरा भी उसके पीछे आई और उसने यूना को कॉल किया, जिसके बाद मीरा और यूना के घर के पार्किंग लॉट में मिली थी और वहीं पर मीरा ने अपनी कार से यूना का एक्सीडेंट किया होगा। पर मीरा का कोई ना कोई जरूर स्ट्रॉन्ग मोटिव रहा होगा उसको मारने के पीछे, और हमें बस उस मोटिव का पता लगाना है। दोस्तों किम की टीम का एक लॉयर बताता है कि मुझे मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक क्लब में मीरा और यूना के बीच में काफी झगड़ा हुआ था और इसकी चश्मदीद गवाह है मीरा की एक फ्रेंड, तो हमें उस फ्रेंड को कोर्ट में पेश करना होगा बस। तो अगले दिन फिर कोर्ट में मीरा की वो फ्रेंड गवाही देती है कि हाँ उस रात यूना और मीरा क्लब के वॉशरूम में बातें कर रही थी, और दोस्तों तब ये फ्रेंड उस समय वॉशरूम के किसी क्यूबिकल में थी और वहां से छुपकर उन्हें देख रही थी। और तब मीरा ने कहा था कि तुम वाकई में काफी स्मार्ट हो यूना, तुम्हारी एक वीडियो लीक हुई पता है तुम्हें, अगर मैंने वो वीडियो अपने पापा को दिखाई तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। और तब यूना ने कहा था कि बस इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, तुम शौक से वो वीडियो अपने पापा को दिखा दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है और सब कुछ जानकर ही वो मुझसे शादी करने वाले हैं। और तब मीरा ने कहा था कि वो चाहे तुम्हारी जैसी औरत को अपनी वाइफ मान ले, लेकिन मैं ऐसी औरत को अपनी माँ कभी नहीं मान सकती, समझी।
इस पर यूना को दोस्तों गुस्सा आ गया और दोनों में फिर हाथापाई हो गई। फिर क्लब के बाउंसर्स को उनका झगड़ा रोकना पड़ा और उसी समय मीरा के ड्रेस से एक मोती नीचे गिरी थी और एविडेंस के तौर पर वो मोती भी कोर्ट में पेश किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का पक्ष बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मीरा यूना से लड़ी थी तो इसके भी चांसेस हैं कि उसके बाद यूना का उसने कत्ल भी किया होगा। ओके, और इतना ही नहीं, कोर्ट में यूना का वो लीक्ड वीडियो भी प्ले करते हैं जिसको देखकर बेंजामिन बहुत मायूस होता है। अब अगले दिन बेंजामिन किम से मिलता है और विनती करता है कि यूना की प्लीज वो वीडियो आइंदा सबके सामने प्ले मत करना। पर किम कहता है कि मुझे लगा आप अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरे साथ कोई डीलिंग करेंगे, पर आपको तो अपनी बेटी से ज्यादा मरी हुई अपनी गर्लफ्रेंड की इमेज की फिक्र हो रही है। क्या बात है, इस केस में जो सच है उसे मैं खुद निकालूंगा, ठीक है, कहकर वो चला जाता है। दूसरी ओर लिशा के घर पर उसकी फ्रेंड आई होती है जो यूना के सोशल मीडिया पोस्ट्स को देख रही होती है और उनमें कुछ फोटोज होती हैं दोस्तों, जिनमें यूना एक केबल वाले के साथ होती है जिसका नाम है शैंग। असल में शैंग सिंगर यूना का बहुत बड़ा फैन था और फैन भी इतना सरफिरा कि एक बार तो उसने यूना के घर में घुसकर सीक्रेट कैमरा तक सेट करके रख दिया था। जब ये बात पुलिस को पता चली थी तो उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाद में यूना ने पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि ये मेरा फैन है, इसको इसकी पहली गलती समझकर छोड़ दीजिए। इस तरह उसने शैंग को छुड़वा दिया था उस समय। उसके बाद यूना जहां भी जाती शैंग उसे फॉलो करता और उसकी फोटोज और वीडियोस बनाता। यही उसका फुल टाइम काम हो गया था, तो उसे जरूर इस कत्ल के बारे में कुछ पता होगा। यही सोचकर लिशा उससे मिलने के लिए उसकी दुकान पे जाती है जो कि सीसीटीवी की दुकान है। दोस्तों एक मिनट, आपको याद होगा कि बेंजामिन का ड्राइवर एक बार किसी दुकान का शटर खोलने की कोशिश कर रहा था। अरे वो शैंग की ही तो दुकान थी। हाँ, फिलहाल लिशा उस दुकान के पास जाती है, लेकिन ये क्या यार, ये तो बंद है। लेकिन अचानक कहीं और दिखाते हैं कि किसी का मोबाइल फोन ऑन होता है। एक्चुअली उस दुकान का एक सीसीटीवी कैमरा भी ऑन होता है और उस फोन पर दुकान के बाहर खड़ी लिशा भी दिखती है। ये फोन इस दुकान के ओनर की है और वो कोई और नहीं शैंग है। पर एक बात है यार, वो अपनी दुकान में ना होकर कहीं और पर बैठा हुआ सीसीटीवी के जरिए दुकान पे आने वालों को क्यों देखता है, ये भी फिलहाल सस्पेंस है दोस्तों। लेकिन लिशा के पास शैंग का नंबर है तो वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो देखिए फोन नहीं उठाता। लिशा उसका इंतजार करने का फैसला करती है। फिर रात भी हो जाती है लेकिन वो आता नहीं। इसी बीच बेंजामिन का ड्राइवर भी वहां पर आ जाता है, लेकिन वहां लिशा को देखकर वो कार के अंदर छुपा बैठा रहता है। पर लिशा इतनी रात गए यहाँ वेट करना नहीं चाहती और अपनी कार में निकल जाती है। इसके तुरंत बाद ही बेंजामिन का ड्राइवर कार को टॉप गियर में लेकर सीधे शैंग की दुकान के अंदर घुसेड़ देता है। और तब तक लिशा ज्यादा दूर भी नहीं गई थी। वो इस घटना को देख भी लेती है और शॉक की वजह से कार का कंट्रोल मिस कर देती है और गाड़ी को कहीं और मोड़ देती है। तो इसी बीच दुकान के अंदर ड्राइवर किसी चीज को ढूंढ रहा होता है, तो वहां पर एक फ्रिज पर अजीब सा ताला लगा होता है। ड्राइवर उसको तोड़कर दरवाजा खोलता है। ओह, तो पता चलता है ये फ्रिज नहीं बल्कि अंदर तो ढेर सारे हार्ड डिस्क पड़े हुए हैं। ड्राइवर सारे हार्ड डिस्क को एक बैग में डालकर वहां से निकलने वाला होता है कि तभी पुलिस आ जाती है। अब ड्राइवर नहीं चाहता कि ये हार्ड डिस्क पुलिस के हाथ लगे, इसलिए वो हार्ड डिस्क वाले बैग को वहीं पर फेंक कर पुलिस में सरेंडर हो जाता है। अब उनके जाने के बाद लिशा उस दुकान के पास आती है और वो ड्राइवर के कार को चेक करती है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आता कि ये कार इस तरह दुकान के अंदर घुस कैसे गई और क्यों घुसी। तब वो उस हार्ड डिस्क वाले बैग को देखती है और उसे घर लेकर जाती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में ड्राइवर से पूछताछ की जाती है कि तुमने दुकान के अंदर गाड़ी क्यों घुसाड़ी। ड्राइवर कहता है कि सर मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था तो टेंशन में मैंने गाड़ी घुमा दी और सीधे दुकान के अंदर चला गया, कहकर वो बच जाता है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन अब शैंग अपनी दुकान पे आता है और अपनी दुकान की ऐसी हालत देखकर वो तुरंत फ्रिज खोलता है। उसमें हार्ड डिस्क को ना पाकर वो शॉक। लेकिन वहां पर बैठा होता है बेंजामिन। शैंग पूछता है कि अच्छा तो तुम ही ने ताला तोड़ा और सारे आइटम्स को चुरा लिया, बहुत बढ़िया। बेंजामिन कहता है कि अगर मैंने चुराए होते तो क्या मैं यहाँ बैठा होता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कौन से आइटम्स चोरी हुए, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो फुटेजेस है जिसमें यूना का कत्ल हुआ था। उसके घर के पार्किंग लॉट के पास जो कंट्रोल रूम था वो जल चुका था। मुझे पता है कि ये सब तुम ही ने किया है, लेकिन मुझे बस वो फुटेजेस चाहिए जिसमें यूना का कत्ल रिकॉर्ड हुआ था। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे दूंगा इसके बदले। दूसरी ओर लिशा और उसकी फ्रेंड उन हार्ड डिस्क को एक एक करके प्ले करने लगती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ यूना की वीडियोस होती है जिन्हें शैंग ने रिकॉर्ड किया हुआ था। एक हार्ड डिस्क में दोस्तों कत्ल के दिन की पार्किंग लॉट की वीडियो भी होती है, लेकिन उसमें कत्ल का फुटेज नहीं होता। यहाँ पर शैंग और बेंजामिन यूना के घर जाते हैं। अब शैंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, कहकर वो यूना के बेड पर लेटकर मजा लेता है और फिर यूना की ड्रेस उठा लेता है। फिर कहता है कि यूना का एक आखिरी एल्बम था जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ, वो एल्बम सिर्फ और सिर्फ मैं सुनूंगा, इसलिए आप उसको रिलीज नहीं करेंगे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो कहिए। बेंजामिन कहता है कि मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मुझे कत्ल का वो फुटेज चाहिए। शैंग कहता है मैं यूना के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ मैं उसका कत्ल करने वाले को मैं ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा, कहकर वो चला जाता है। और अब बेंजामिन को बस
से चिढ़न होने लग जाती है। फिर केस की सुनवाई तो कई दिनों तक चलती। जब तक कत्ल का वो फुटेज नहीं मिल जाता तब तक कातिल का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसी बीच अचानक एक दिन बेंजामिन लिशा को एक लेटर भेजता है कि मुझे एक जरूरी काम से थाईलैंड जाना पड़ गया, 4-5 दिनों में लौट आऊंगा। अब लिशा को बेंजामिन पर शक होने लग जाता है क्योंकि यहाँ बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल है और यह आदमी इस वक्त थाईलैंड चला गया। पर वहाँ थाईलैंड में दिखाते हैं कि बेंजामिन बड़ा दुखी लगता है और क्लब्स वगैरह में अपना वक्त बिताकर 5 दिनों में वापस साउथ कोरिया आ जाता है। यहाँ किम और लिशा एक बार में बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं। लगता है इन दोनों की अच्छी जान पहचान है। किम कहता है कि तुम बेंजामिन का केस छोड़ दो, वो आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। पहले तो उस पर कई केसेस हैं, लेकिन वो बड़ी शातिरी से हर केस में बच जाता है। इस बार तो उसने हद ही कर दी। उसकी बेटी जेल में सड़ रही है बेचारी, लेकिन उस आदमी को उसकी कोई चिंता ही नहीं है। वो तो बल्कि मुझसे कहने लग गया कि प्लीज यूना की वो वीडियो पब्लिक में प्ले मत करो, बाकी जो करना है कि कर लो। उसे अपनी बेटी की नहीं पड़ी है, अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड की फिक्र पड़ी है, बताओ। अब ये सुनने के बाद लिशा को यकीन हो जाता है कि जरूर बेंजामिन कुछ गलत कर रहा है। किम के जाने के बाद बेंजामिन वहां पर आता है और लिशा को कुछ बातें बताता है। बेंजामिन ने लिशा को क्या बताया दोस्तों, ये भी फिलहाल सस्पेंस ही है। इसी बीच किम को शैंग का कॉल आता है जो बताता है कि पार्किंग लॉट में यूना का कत्ल हुआ था, उसका फुटेज मेरे पास है। दूसरी ओर लिशा की फ्रेंड एक हार्ड डिस्क में किसी फुटेज का पता लगाती है जिसमें यूना और बेंजामिन के ड्राइवर के बीच कोई बहस चल रही थी। यहाँ तक कि ड्राइवर ने यूना पर हाथ भी उठाने की कोशिश की थी। ये देखकर लिशा चौंक जाती है कि ये कौन सा नया मोड़ ले लिया कहानी ने, ये नया ट्विस्ट लगता है। अगली सुनवाई में वो बेंजामिन के ड्राइवर से पूछती है कि क्या तुम यूना के पार्किंग लॉट में गए थे, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। कहता है कि हाँ, सबसे पहले यूना की लाश को मैंने ही देखा था और मैंने ही एम्बुलेंस को कॉल भी किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, लेकिन ये बताओ क्या तुम्हारे और यूना के बीच कोई प्रॉब्लम्स थी? नहीं प्रॉब्लम्स नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने किसी बात पे यूना को धमकाया था और इसकी फुटेज हमारे पास है। और तो और मीरा ने भी बहुत शराब पी रखी थी और ये पॉसिबल नहीं है कि उसने गाड़ी चलाई होगी। मुझे यकीन है कि गाड़ी तुम चला रहे थे और यूना पर गाड़ी ठोक कर उसका कत्ल भी तुम ही ने किया था। ड्राइवर कहता है यूना को मारकर मुझे एक बात बताइए, क्या मिलने वाला था बताओ, मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा? और यहाँ पर रिवील होता है कि बार में बेंजामिन ने लिशा को क्या बताया था। बेंजामिन ने यह कहा था कि उसने यूना को एक बहुत ही कीमती डायमंड वॉच गिफ्ट किया था जो कि गायब है। चोर ने उसे किसी बड़ी दुकान में बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उस दुकान का ओनर बेंजामिन को जानता था और उसने तुरंत बेंजामिन को खबर कर दी थी कि कोई उस वॉच को बेचने की कोशिश कर रहा है। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लिशा कहती है, तुम ही ने यूना का वो वॉच चुराया और उसे बेचने की कोशिश भी की। जब यूना को पता चला कि तुमने चोरी की है तो तुमने उसको धमकाया कि बेंजामिन को कुछ मत बताना, पर वो नहीं मानी और तुमने उसको गाड़ी से ठोककर उसको मार दिया। बोलो सच है? इस पर ड्राइवर गुस्से में उठकर चिल्ला देता है कि हाँ, मैंने ही उसका कत्ल किया था। बस दोस्तों, जज भी ये फैसला करने वाली होती है कि ड्राइवर ही कातिल है, लेकिन तब किम उठ खड़ा होता है और कहता है, इस देश में हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं योर ऑनर, जहां बड़े बड़े लोग अपने परिवार के किसी कातिल को बचाने के लिए ड्राइवर को बलि का बकरा बनाते हैं और बेंजामिन भी वही कर रहा है। बेंजामिन अपनी कातिल बेटी को बचाने के लिए अपने ड्राइवर की बलि चढ़ा रहा है। ड्राइवर भी काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। वैसे असली कातिल का पता तो तभी चलेगा जब पार्किंग लॉट का वो सीसीटीवी फुटेज मिलेगा। जज कहती है, लेकिन फुटेज कहाँ मिलेगा? कंट्रोल रूम तो जल चुका था ना। किम कहता है कि फुटेज है योर ऑनर, यूना का एक जबरदस्त फैन है जिसके पास वो फुटेज है, वो उस फुटेज को लेकर जल्द यहाँ पर पहुंच जाएगा। असल में दोस्तों, शैंग ही वो फैन है जो फिलहाल फुटेज लेकर आ रहा है। ये सुनकर तो ड्राइवर और बेंजामिन शॉक हो जाते हैं। अब शैंग के आने तक इंतजार करना पड़ेगा इनको। इस दौरान बेंजामिन लिशा से कहता है कि यहाँ चल क्या रहा है ये। लिशा कहती है कि मुझे कुछ हार्ड डिस्क मिले थे जिसमें कई वीडियो फुटेजेस थे। एक फुटेज में ड्राइवर यूना पर हाथ उठा रहा था। बेंजामिन कहता है कि अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कत्ल का फुटेज लेकर जो आदमी आ रहा है वो कौन है? अगर उसने कोर्ट में फुटेज पेश कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी, मुझे कैसे भी करके उसको रोकना होगा। इस तरह वो बहुत ही टेंशन में बात कर रहा होता है। लिशा के भी कुछ समझ नहीं आता। बेंजामिन तो तुरंत पार्किंग लॉट में जाता है तो वहां पर शैंग आ जाता है। अब बेंजामिन उस पर बरस पड़ता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो फुटेज हरगिज किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए, मैं तो तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार था और तुम हो कि उसको कोर्ट तक लेकर आ गए। शैंग कहता है कि सुनो, मैं यूना का सच्चा फैन हूँ, उसके कातिल को मैं बचने नहीं दूंगा। कहकर वो कोर्ट के अंदर जाने वाला होता है कि बेंजामिन और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। पर इसी बीच शैंग फुटेज वाला पेन ड्राइव लिशा की ओर फेंक देता है। लिशा भी उसको पकड़ लेती है, लेकिन बेंजामिन कहता है कि वो पेन ड्राइव मुझे दे दो। लिशा कहती है कि इस फुटेज में तो यही होगा कि गाड़ी आपकी बेटी नहीं बल्कि ड्राइवर ने चलाई थी और यूना पर गाड़ी ठोककर ड्राइवर ने उसको मार डाला और मैं इसको कोर्ट में पेश करूंगी ताकि आपकी बेटी बच जाए और ड्राइवर जेल चला जाए। यही तो आप भी मांग कर रहे हैं। अरे वो सब मैं देख लूंगा। ये कहकर बेंजामिन लिशा के हाथ से पेन ड्राइव छीन लेता है और कोर्ट के अंदर चला जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, शैंग को बेंजामिन के आदमी मारकर भगा भी देते हैं और वो कोर्ट के अंदर नहीं जा पाता। और अब शैंग के ना आने की वजह से कोर्ट में जज ये फैसला करने वाली होती है कि सुनवाई किसी और दिन होगी। लेकिन लिशा, जो कि बहुत ईमानदार लॉयर है, वो किम को बता देती है कि कोर्ट के पार्किंग लॉट में अभी क्या क्या हुआ था।
अब किम कोर्ट के पार्किंग लॉट का फुटेज कोर्ट को दिखाता है, जिसमें साफ पता चलता है कि शैंग जो पेन ड्राइव लेकर आया था उसे बेंजामिन के आदमियों ने मारकर वहां से भगा दिया और बेंजामिन ने लिशा से वो पेन ड्राइव छीन लिया था। अब जज बेंजामिन से कहती है कि हमें पता है कि वो फुटेज वाला पेन ड्राइव आपके पास है, उसे कोर्ट को दे दीजिए कैसे भी करके। और कोई रास्ता न पाकर बेंजामिन को पेन ड्राइव देना पड़ जाता है। चलिए अब सबके सामने पता चलेगा क्या हुआ था। वो फुटेजेस प्ले किए जाते हैं। यूना पार्किंग लॉट में खड़ी दिखती है और तब एक कार आकर उसे टक्कर मारती है और वो उड़कर दीवार से टकराकर गिर पड़ती है, लेकिन उसका सर दीवार की कील पर नहीं लगा था और न ही वो उस समय मरी थी। वो बस नीचे गिरी थी और शायद उसको जरा चोटें आई थी। और तब उस कार की ड्राइवर सीट से एक आदमी उतरता है। ये क्या, वो कोई और नहीं खुद बेंजामिन है। वो जानबूझकर यूना के सर को उस कील पर पटकता है और उसे बहुत डांटता है। तब पैसेंजर सीट से एक लड़की उतरती है जो कि मीरा है और तब बेंजामिन चिल्लाता है कि चुपचाप अंदर बैठ जाओ मीरा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और यहाँ पर साफ जाहिर हो चुका है कि उस रात कार को ना तो मीरा ड्राइव कर रही थी ना ड्राइवर, बल्कि खुद बेंजामिन ड्राइव कर रहा था और उसी ने जानबूझकर यूना को गाड़ी से ठोका और फिर उसका कत्ल भी किया। ये सब देखकर मीरा का सर चकराने लग जाता है और वो बेहोश। तो चलिए अब इसमें कोई शक नहीं है कि बेंजामिन ही कातिल है। किम कहता है कि मैं गेस कर सकता हूँ कि तुमने ये कत्ल क्यों किया होगा, क्योंकि उसी रात वो वीडियो लीक हुई थी जिसमें यूना किसी दूसरी आदमी के साथ क्लोज हो रही थी और यूना ने मीरा को ऐसा कहा था कि तुम्हारे पापा मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, इसके बावजूद वो मुझसे शादी कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये था, यूना ने तुम्हें अपने बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था बेंजामिन, बल्कि तुम्हें भी उसी रात पता चला कि यूना किसी और के साथ क्लोज रह चुकी है और उसने तुमसे ये बात छुपाई। तुम्हें उसी दिन पता चला और तब तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने यूना को मार डाला। क्यों? मेरा गेस सही है ना? बेंजामिन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता और वो सरेंडर हो जाता है और इस तरह ये केस हुआ खत्म। दोस्तों अगले सीन में लिशा किम को बधाई देती है कि चलो आखिर तुम ये केस जीत ही गए। किम कहता है कि मजाक मत करो लिशा, मैं कहाँ जीता हूँ, जीती तो तुम हो एक लॉयर के नाते। हालांकि वो तुम्हारे क्लाइंट थे पर फिर भी तुमने सिर्फ और सिर्फ न्याय का पक्ष लिया और मेरी मदद की। तुम नहीं होती तो असली मुजरिम को सजा कभी नहीं मिल पाती। सच्ची लॉयर हो तुम। फिर एक दिन बेंजामिन का एक आदमी लिशा के घर पर आता है और कहता है कि बेंजामिन चाहते हैं कि आप उनका केस लड़ें। कहकर वो कुछ फाइल्स रख कर जाता है। लिशा भी उन फाइल्स को उठा लेती है और अगले ही दिन अपने क्लाइंट यानी बेंजामिन से मिलने जाती है। वो कहती है कि यूना के कत्ल के केस में शुरू से आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोला, उसके बावजूद मैंने सच का पता लगाया जिसकी वजह से आप जेल गए, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपना लॉयर क्यों चुना? अब तो इसका बेंजामिन कोई जवाब नहीं देता बल्कि सिर्फ थैंक्स कहता है। दूसरी ओर बेंजामिन का ड्राइवर मीरा को एक फ्लैट में लेकर जाता है और कहता है कि आज से तुम्हें यहीं पर रहना है, तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें यहीं पर है और तुम्हें खुद ही पकाकर खाना पड़ेगा और अपना सारा काम खुद करना पड़ेगा। हर महीने तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे भिजवा दिए जाएंगे। कहकर वो जाने ही वाला होता है कि मीरा कहती है, एक मिनट, क्या सच में यूना का कत्ल पापा ने ही किया था? ड्राइवर चौंक कर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मीरा कहती है वो इसीलिए क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में जो पैसेंजर सीट से उतरी थी वो मैं नहीं थी, वो कोई और ही लड़की थी। प्लीज मुझे बताओ कि सच में क्या हुआ था। तब ड्राइवर उसको एक फोन पकड़ा कर चला जाता है। मीरा के कुछ समझ में नहीं आता और ना ही लिशा की। वो मीरा से मिलने जाती है और फिर दोनों मिलकर उस फोन को ऑन करके देखती हैं तो उसमें सिर्फ एक फोटो होती है जो किसी गोडाउन की फोटो मालूम होती है। दोनों उसका लोकेशन देखती हैं तो पता चल जाता है कि वो थाईलैंड में है। मीरा और लिशा थाईलैंड जाती जहाँ वो सही गोडाउन का पता लगा भी लेती है और उस पर ताला लगा होता है। ड्राइवर ने मीरा को जो फोन दिया था उसके पीछे एक चाबी होती है जिससे वो ताला खुल जाता है। दोनों अंदर जाती हैं तो बहुत ही बड़ी जगह होती है वो, पर अचानक मीरा फूट फूट कर रोने लग जाती है। सिर्फ वही नहीं, लिशा भी एकदम शॉक में होती है और मीरा को शांत करते हुए कहती है कि हमें तुरंत तुम्हारे पापा से मिलना चाहिए। दोनों वापस साउथ कोरिया आ जाती हैं और बेंजामिन से मिलने जेल जाती है। मीरा तो अकेले ही बेंजामिन से मिलती है। दोनों के बीच एक शीशे की दीवार होती है। मीरा रोते हुए पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया पापा? तो बेंजामिन कहता है कि वो इसीलिए बेटी, तुम्हारे पापा के पास बहुत सारा पैसा है, कई कीमती चीजें हैं, लेकिन मेरी लाइफ में अगर कोई ऐसा है जिसकी जिंदगी की कीमत इन सबसे ज्यादा है तो वो तुम हो। तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मीरा जोर से रोने लग जाती है कि ऐसा मत करो पापा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन बेंजामिन उठ जाता है और कहता है कि रोना बंद करो मीरा, तुम्हें रोना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और अगर मेरे लिए तुम कुछ करना चाहती हो तो कभी कभी आकर मुझसे मिल लिया करना। कहकर बेंजामिन चला जाता है। रुकिए बताता हूँ क्या हो रहा है दोस्तों। अब आ रहा है वो ट्विस्ट जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना ही सोच सकते थे हम। असल में शैंग ने बेंजामिन को कत्ल का असली फुटेज दे दिया था। उसमें मीरा ने शराब के नशे में पार्किंग लॉट से गाड़ी निकाली और यूना पर ठोक दिया जिसकी वजह से यूना मर गई। हाँ, ये एक एक्सीडेंट ही था, मतलब ड्रंक एंड ड्राइव। ये देखकर बेंजामिन एकदम टूट गया कि एक और तो यूना मर चुकी है जिससे वो बेहद प्यार करता था और दूसरी ओर उसकी अपनी बेटी जेल जाएगी।
तब बेंजामिन फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को किसी भी तरह बचा लेगा। वो एक मास्टर प्लान बनाता है। वो किसी बड़े लॉयर को हायर करने के बजाय लिशा को हायर करता है, जो कि केस को ईमानदारी से जांच करेगी। बेंजामिन ने उसके काम में दखल नहीं दिया ताकि केस की प्रोसीडिंग सबको एकदम नॉर्मल लगे। उसने लिशा को अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया था। शैंग ने वो फुटेज बेंजामिन को दे दी थी, लेकिन अगर ये फुटेज किसी को मिल गया तो मीरा का जेल जाना पक्का। और आपको याद होगा कि केस की सुनवाई के दौरान एक बार बेंजामिन 5 दिनों के लिए थाईलैंड गया था। असली ट्विस्ट तो थाईलैंड में ही रेडी था दोस्तों। बेंजामिन के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, तो उसने थाईलैंड में एक बहुत ही बड़े गोडाउन को रेंट पर ले लिया और वहां पर हूबहू यूना के घर के पार्किंग लॉट जैसा ही एक पार्किंग सेट किया। गाड़ियां भी बिल्कुल वही जो ओरिजिनल पार्किंग लॉट में थी। इतना ही नहीं, कैमरा एंगल सब कुछ एकदम उसी तरह सेट किए गए जैसा कि यूना के पार्किंग लॉट में थे। इतना ही नहीं, मीरा और यूना जैसी दिखने वाली 2 लड़कियों को भी इंतजाम किया गया। फिर ओरिजिनल पार्किंग लॉट में हुए उसी एक्सीडेंट की तरह एक बहुत ही प्लान्ड फेक एक्सीडेंट पिक्चराइज किया गया। और क्योंकि बेंजामिन खुद को कातिल बताना चाहता था और इस एक्सीडेंट को उसने कातिल का रूप दे दिया और ड्राइवर सीट से उतरकर उसने उस औरत का सर दीवार की कील पर पटकने की एक्टिंग की थी ताकि कैमरा में बेंजामिन साफ दिखाई दे। तो इस तरह तैयार हुआ था एक फेक सीसीटीवी फुटेज। अब अगर इसको डायरेक्टली कोर्ट में देते तो जरूर सभी को शक होता और केस उलझ सकता था। इसीलिए बेंजामिन ने फेक फुटेज को शैंग को दिया और उससे कहा कि तुम किम को कॉल करके बताओ कि तुम्हारे पास कत्ल का फुटेज है। बेंजामिन के कहने पर ही शैंग ने वैसा ही किया। इसी बीच लिशा को भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के इरादे से एक ऐसा भी फुटेज रेडी किया गया था जिससे लगे कि ड्राइवर और यूना के बीच बहस हुई और शायद इसी वजह से ड्राइवर ने यूना को मार डाला, मतलब केस को उलझाने के लिए। फिर बेंजामिन के प्लान के मुताबिक शैंग कोर्ट आया और उसके आने की खबर जानकर बेंजामिन भी नर्वस होने की एक्टिंग करने लगा ताकि सब कुछ एकदम नेचुरल लगे। इतना ही नहीं, उसने जानबूझकर शैंग को मारने की एक्टिंग की और उससे पेन ड्राइव छीना। उसे पता था कि लिशा बहुत ही ईमानदार है, इसलिए वो किम को जरूर बताएगी कि बेंजामिन के पास फुटेज का पेन ड्राइव है। और बेंजामिन जानता था कि कोर्ट के पार्किंग लॉट का फुटेज देखकर उन्हें शक हो जाएगा कि जरूर बेंजामिन का इस कत्ल से कोई ना कोई कनेक्शन है और इसीलिए वो उस पेन ड्राइव को छुपा रहा है। ये सारा उसी का प्लान था और आखिर में उसका ये मास्टर प्लान पूरी तरह से सफल भी रहा। यानी वो अपनी बेटी को बचाने में सफल हो गया था और उसके किए की सजा खुद भुगतने को तैयार हो गया था वो। ये सारी चीजें जानने के बाद अब मीरा से दुख बर्दाश्त नहीं होता। बहुत रोती है बेचारी। लिशा एक ईमानदार लॉयर है और वो जानती है कि बेंजामिन कातिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बेटी को बचाने के लिए उसके बाप की इस कोशिश को बखूबी समझती है और इसीलिए वो अंत तक इस सच को दुनिया से छुपा कर ही रखने का फैसला करती है। और इसी आखिरी ट्विस्ट के साथ हार्ट ब्लैकेट नाम की ये बेहतरीन मूवी यहाँ पर खत्म होती है दोस्तों। वैसे आप में से कितने व्यूअर्स ने इस ट्विस्ट को गेस कर लिया था, पहले कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, दम लगा, मजा आया हो, फील आया हो कुछ, तो लाइक करें, कॉमेंट करें। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।